नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो है भारत के इतिहास की प्रश्नोत्तरी के अंदर अपने जो है पिछले रविवार को अपने मौर्य काल के प्रश्नोत्तर से संबंधित अपने जो है चर्चा की थी। उसी से संबंधित ही आज हम जो है मौर्य काल का जो प्रश्नोत्तरी से संबंधित भाग 2 लेकर आई हैं। उसमें आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको बताए थे। और अब जो मौर्य काल में अशोक के शिलालेखों से संबंधित और मौर्य प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। किनकी चर्चा करने वाले हैं आज हम? मौर्य सम्राट अशोक के लेख व मौर्य प्रशासन और मौर्यकालीन समाज के बारे में आज हम जो है आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने प्रश्नों पर। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो है कि कौन सी घोषणा में या कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ठीक है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? पहला प्रश्न है आपके सामने और 10 सेकंड का समय है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: गिरनार शिलालेख, मानसेहरा शिलालेख, पांचवा वृहत शिलालेख और कलिंग का प्रथम शिलालेख। तो प्रश्न संख्या 1 और ऑप्शन है आपके सामने 4। पहला कौन सा है? गिरनार शिलालेख। दूसरा है मानसेहरा। तीसरा पांचवा वृहत शिलालेख और चौथा है कलिंग का प्रथम जो है या पृथक शिलालेख है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। फटाफट आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन का। दोबारा सुन लीजिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? तो दोस्तों, पहले प्रश्न का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा कलिंग का प्रथम शिलालेख। कौन सा रहेगा? कलिंग का प्रथम शिलालेख। पहले प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? कलिंग का प्रथम शिलालेख। तो ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य जो है मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, भी मैं कैसा भी रहूं, कहाँ भी रहूं, मुझे जो है मेरे राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की सूचना, पल पल की जो खबर है वो मुझे मिलनी चाहिए। ये अशोक ने जो है कौन से शिलालेख में कहा है? ऑप्शन है आपके सामने: दूसरे शिलालेख, चौथे शिलालेख, पांचवें शिलालेख या छठे शिलालेख। दोबारा सुन लीजिए, दूसरा प्रश्न है। 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। भी किस शिलालेख में अशोक ने कहा है मैं कहीं भी रहूं, मुझे मेरे राज्य की पल पल की क्या रहनी चाहिए? खबर रहनी चाहिए। दूसरे शिलालेख में कहा है, चौथे में कहा है, पांचवें में कहा है या छठे में कहा है? तो दूसरे प्रश्न का आपके जो दोस्तों आंसर रहेगा वो रहेगा छठा शिलालेख। कौन सा रहेगा? छठा शिलालेख। चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का जो है नाम बताता है? ऑप्शन है आपके सामने: पारदेशिक, राजूक, युक्तक। बी ऑप्शन राजूक, युक्तक या पारदेशिक। सी ऑप्शन है पारदेशिक, युक्तक, राजूक। डी ऑप्शन है युक्तक, पारदेशिक या राजूक। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तीसरा प्रश्न है, 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो आपके तीसरे प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो रहेगा पारदेशिक, राजूक और युक्तक। ए आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पर, विष्टि है, विष्टि है। तो ऑप्शन है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला। दोबारा सुन लीजिए, विष्टि क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन के जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा बेगारी। बेगारी जो प्रथा या बेगार को जो है वो क्या कहा जाता था? मौर्य काल में विष्टि कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पांचवा। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है: एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है या ऊषर भूमि है। दोबारा सुन लीजिए, पांचवा क्वेश्चन जो है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? सीता एक देवी है,
एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आई है या ऊषर भूमि है। 4 ऑप्शन हैं, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। 5वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 5वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या आंसर रहेगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? सॉरी, मौर्य कला का, दोबारा सुन लीजिए। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? इनमें स्तंभ ऑप्शन है, स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य। दोबारा सुन लीजिए, स्तंभ, क्या चीज़ है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य। 4 ऑप्शन है आपके सामने। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो छठे क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा क्या? स्तंभ। क्या रहेगा? स्तंभ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? दोबारा सुन लीजिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ठीक है, जिसमें पहला है महास्थान, कहाँ है? बांग्लादेश, और सोहेगोरा उत्तर प्रदेश। दूसरा है सोहेगोरा मास्की, तीसरा है महास्थान कालसी, चौथा है भाब्रू सारनाथ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट उत्तर दीजिए। और एक ऑप्शन में 2-2 स्थानों के नाम हैं। दोबारा सुन लीजिए, महास्थान बांग्लादेश, सोहेगोरा यूपी, सोहेगोरा मास्की, महास्थान कालसी, भाब्रू या सारनाथ। तो 7वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा महास्थान बांग्लादेश और सोहेगोरा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु, दोबारा सुन लीजिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट, प्रश्न भी इम्पोर्टेंट, ऑप्शन तो होना ही है। पहला है महेंद्र, दूसरा है संघमित्रा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है महारक्षित। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। 8वां क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा, या बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों या महारक्षित? तो आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए और बी दोनों, मतलब महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के जो शिलालेख मिले हैं कौन कौन से हैं? शहबाजगढ़ी और मानसेरा। इनमें अशोक ने किस लिपि का प्रयोग किया है? ऑप्शन हैं खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, दोबारा सुन लीजिए। अशोक ने मनसेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का जो है प्रयोग किया है? ऑप्शन है खरोष्टी, दूसरा संस्कृत, अगला तमिल और चौथा है यूनानी। तो 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा कौन सी? खरोष्टी। कौन सी? खरोष्टी। चलिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है आपके, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरेमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है बहुत बार। 10वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरेमाइक दोनों लिपियों में अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है सरेकुना या कंधार, एक ही बात है। ठीक है, मनसेहरा, कालसी या कलिंग। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सरेकुना या कंधार, मनसेहरा, कालसी या कलिंग। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट उत्तर दीजिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। तो 10वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कंधार। क्या रहेगा? कंधार।
चलिए दोस्तों 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया आपके लिए, पेपर में अब की बार आने वाला है। 11वां क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो 11वां क्वेश्चन जो है उसके ऑप्शन है 11, 12, 14 या 15। इसमें से आपका कोई एक आंसर सही रहेगा, फटाफट उत्तर दीजिए। 11वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा 15। तो एक चीज़ ध्यान रखना, और इसमें किस चीज़ का वर्णन है वो भी मैंने आपको पिछले जो अध्याय है उसमें अपने जो प्रश्न है वो मैंने दिया था। इसमें वर्णन किस चीज़ का है तो मैंने आपको बताया राजनीति या राजनीति शास्त्र से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 12वां आपके सामने है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है या शामिल थे? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग सिद्धांत है ना, ठीक है, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जिसमें कौन कौन से इसमें सम्मिलित हैं आपके ऑप्शन में जो है आपको चूज करने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। दूसरा ऑप्शन है संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध। तीसरा ऑप्शन है मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंधित कर्मचारी। चौथा है राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। 12वां क्वेश्चन है, दोबारा सुन लीजिए। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, मंत्री, असैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंधित कर्मचारी, राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। तो 12वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा वो रहेगा ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। मतलब प्रशासन में आपके आ जाएंगे ना, जो अधिकारी है, मंत्री वगैरह है, जो अमात्य वगैरह है, मंत्री परिषद है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। राजा है, क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जनपद, जनता का जो निवास स्थान है, ठीक है, दुर्ग है, उसमें क्षेत्र में आ जाएगा। कोश है, ये चीज़ें जो है इसके अंदर सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। अशोक का समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुरम्य कहाँ का राजा था? 13वां क्वेश्चन ऑप्शन है मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया। मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया। एक ऑप्शन और दे देता हूँ, 5वां, श्रीलंका। 5 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय है, फटाफट उत्तर दीजिए। मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया या सीरिया या श्रीलंका। तो आपके 13वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मिस्र। क्या रहेगा? मिस्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। धम्म महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? दोबारा सुन लीजिए प्रश्न को। धम्म महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ। 14वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, 4 ऑप्शन, फटाफट आंसर दीजिए। धम्म महामात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ। तो आपके 14वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अशोक। क्या रहेगा? अशोक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण राज्य के सप्तांक जो भी है, जैसे स्वामी, अमात्य, राष्ट्र है, दुर्ग है, बल, कोश तथा मित्र, ठीक है, का विवरण है? मतलब इस सप्तांग सिद्धांत के अंदर ये जो सातों हैं इनका विवरण अर्थशास्त्र के कौन से अधिकरण में है? मैंने आपको अभी अधिकरण बताए थे पिछले प्रश्न में, टोटल कितनी है? 15 है। उनमें कौन से अधिकरण में जो है ये सप्तांग सिद्धांत या कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत या चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है तीसरे, 5वें, 6ठे और 10वां। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए 15वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का विवरण है? तो 15वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। तीसरा, 5वां, 6ठा या 10वां। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है आपके सामने। तो 15वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा सी, 6ठे अधिकरण में। कौन से अधिकरण में है? 6ठे अधिकरण में। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर भी दे दिया।
अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने महामात्यों या तीर्थों का उल्लेख किया गया है? कितने महामात्रों या तीर्थों का उल्लेख किया गया है? 16वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। ऑप्शन है 18, 16, 12 या 9। 10 सेकंड का समय है आपके पास, सोच लीजिए। तीर्थों की संख्या कितनी है ऐसे भी पूछा जा सकता है। कड़ी शिव जी का 12 तीर्थ ना बता दियो। अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, ठीक है। तो इसमें जो कितने तीर्थ हैं, 18 तीर्थों का उल्लेख है, मतलब 18 बड़े अधिकारियों का क्या है, उल्लेख है, जिसमें पुरोहित, युवराज, मंत्री परिषदाध्यक्ष, जो है अमात्य वगैरह जो है इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये आपके क्या है, तीर्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था, क्या कहलाता था? दोबारा सुन लीजिए, मौर्य काल की बात कर रहा है। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था, क्या कहलाता था? 17वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ सकता है और आया हुआ भी है। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था, क्या कहलाता था? ऑप्शन है पारदेशिक, समाहर्ता, व्यवहारिक या प्रशासता। ये 4 अधिकारियों के नाम हैं, फटाफट उत्तर दीजिए। 17वें क्वेश्चन का 10 सेकंड का समय है आपके पास। जनपद का सर्वोच्च अधिकारी जिसका प्रमुख कार्य राजकीय करों को एकत्रित करना था, क्या कहलाता था? तो 17वें क्वेश्चन का आपके जो आंसर रहेगा वो है समाहर्ता, करों को हरण करने वाला, करों को हरने वाला या करों को हरण करने वाला। अगला जो है आपके प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? 18वां क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीशों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है व्यवहारिक, समाहर्ता, पारदेशिक या प्रदेष्टा या उपरोक्त में से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय, 4 ऑप्शन है, फटाफट उत्तर दीजिए। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? 18वां क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर दीजिए। तो आपके 18वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा, आप बताइए फटाफट, कौन सा है? व्यवहारिक है, समाहर्ता है, पारदेशिक है या प्रदेष्टा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके इसमें 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, प्रदेष्टा। क्या रहेगा? सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, 19वां क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में नगर की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था? मौर्य प्रशासन में नगर की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था? ऑप्शन है पुरोहित, समाहर्ता, पौर या नागरिक, ठीक है। मौर्य प्रशासन में नगर की शासन व्यवस्था का संचालन कौन करता था? पुरोहित, समाहर्ता, पौर या नागरिक। तो 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। नगर मतलब नागरिक, आंसर है आपके डी, क्या? नागरिक, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। मौर्य काल में फल, फूल, मूल, ठीक है, और तरकारियों पर लगने वाला कर था। मौर्य काल में फल, फूल, मूल और तरकारियों पर लगने वाला कर था। ऑप्शन है वार्ता, सेतु, आयात कर या निर्यात कर। 20वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। वार्ता, सेतु, आयात कर या निर्यात कर। तो 20वां क्वेश्चन जो है उसका आपके आंसर रहेगा सेतु। क्या रहेगा? सेतु। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? रामपुरवा स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ या लोरिया स्तंभ। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय। 21वां क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है? रामपुरवा स्तंभ, प्रयाग स्तंभ, दिल्ली मेरठ स्तंभ या लोरिया स्तंभ।
तो 21वें क्वेश्चन का जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा लोरिया स्तंभ कहाँ से मिला है, ये बिहार से मिला है। ठीक है, दो है, लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़। ठीक है ना, तो इस पर किसका चित्र है, मोर का चित्र बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। ठीक है, ऑप्शन है पण, तोल, काकणी या दिनार। दोबारा सुन लीजिए, 22वां क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, पण, तोल, काकणी या दिनार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। ऑप्शन 4, 10 सेकंड का समय, उत्तर दीजिए। तो 22वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा पण। क्या रहेगा, पण। पणी व्यापारियों का समूह था। ठीक है ना, मुद्रा क्या है, पण है। अगला है 23वां क्वेश्चन, किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। 23वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। ऑप्शन है फलीट, वी स्मिथ, आरसी मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। 23वां क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, फटाफट उत्तर दीजिए। किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था। ठीक है, किसका कथन है, फलीट, वी एन स्मिथ या आरसी मजूमदार या इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय है, 23वां क्वेश्चन है आपके सामने। तो आपके 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, फलीट। क्या रहेगा, फलीट। अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अशोक के शासनांतर्गत या शासन के अंतर्गत भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी कहे जाते थे। 24वां क्वेश्चन है, अशोक के शासनांतर्गत भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी कहे जाते थे। ऑप्शन है सन्निधाता, धर्म अमात्र, राजूक या प्रतिवेदक। 4 ऑप्शन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। अशोक के शासनांतर्गत भूमि की पैमाइश और बंदोबस्त से संबंधित अधिकारी कही जाते थे। ऑप्शन है सन्निधाता, धर्म महामात्र, राजूक या प्रतिवेदक। तो 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। 24वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा क्या, राजूक। क्या रहेगा, राजूक। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोलमान अधिकारी था। ठीक है, निम्न में से कौन जो है मौर्य युगीन अधिकारी तोलमान का जो है अधिकारी था। ऑप्शन है पणियाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, शीताध्यक्ष या सुनाध्यक्ष। 4 ऑप्शन, 25वां क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय, फटाफट उत्तर दीजिए। पणियाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, शीताध्यक्ष या सुनाध्यक्ष। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोलमान अधिकारी था। तो 25वें क्वेश्चन का आपके आंसर रहेगा शीताध्यक्ष। क्या रहेगा, शीताध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 1 से 25 प्रश्नों के जो भी आंसर है वो यहाँ हैं। भी 1 से 25 प्रश्नों के जो भी आंसर रहेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले रविवार को जो आपके गुप्तकाल से संबंधित वो क्या रहेगी, प्रश्नोत्तरी रहेगी। आप रेडी रहना। गुप्त काल में आप उनका जो है एक तो राजनीतिक स्थिति को देखना है। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है सांस्कृतिक उपलब्धियों में से बनते हैं, तो अपने उसको जो है अलग से लेंगे। इसके अंदर अपने जो है प्रशासन के 2-4 प्रश्न ले लेंगे और इसी के साथ राजनीति ले लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगले रविवार को मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ भारतीय इतिहास में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।